नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स और इफ़ेक्ट्स के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy has came up with new batches for UPSC CSE 2021, 2022, 2023 starting from 17th of March. So hurry. 1 year batch for UPSC CSE 2022 which is available in English यानी कि English और हिंदी दोनों bilingual batches are also there. Also 1 year batches for UPSC CSE 2022 in English batch by the name Expedition Batch. Here you will be given complete syllabus coverage and live classes by top Unacademy educators for the coverage of both NCERT and prelims test series. Also the batches are in Hindi for 2022 and 2023 लक्ष्य UPSC CSE 2022 GS की पूर्ण तैयारी. You just have to use the code ARPITA10 to get 10% discount on your subscription. You can also opt for the plus subscription and also for the iconic subscription where you will be given more services. The link is in the description box. Just download the Unacademy Learning app and when prompted use the code ARPITA10 ARPITA10. So today we will be talking about unemployment in India, the definition, types and measures. तो देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कि बेरोज़गारी भी बोला जाता है। लेमन टर्म्स में अगर इसको समझा जाए तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक क्वालिफाइड इंसान के पास, जिसके पास स्किल्स हो सकता है हो या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल करते हुए भी उसके पास नौकरी नहीं हो. So unemployment is a situation when a person actively searches for a job and is unable to find work. Unemployment indicates the health of the economy. देखिए, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ है तो ग्रोथ की वजह से जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं, इवन गवर्नमेंट जो फर्म्स हैं या जो कंपनीज़ हैं, PSUs हैं, वहाँ पे हायरिंग बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे अगर ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में तो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी. सप्लाई डिमांड का जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया, ऐसी सिचुएशन में जब लोगों की हायरिंग ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने आप बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो घटेगा. इससे हम बता सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को भी इंडिकेट करता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये क्या चीज़ है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक फार्मूले के तहत आप निकाल सकते हैं. अनएम्प्लॉयड वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये जो रेट है इससे हम कैलकुलेट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को ऑन द बेसिक लेवल. सो इट कैन बी डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय द वर्किंग पॉपुलेशन, या जिनको आप पीपल वर्किंग अंडर लेबर फोर्स भी कहते हैं. देखिए, NSSO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, उसकी अपनी डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन जो है वो 3 अप्रोचेस से बनती है. इन 3 अप्रोचेस का नाम है डेली स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच और यूजुअल स्टेटस अप्रोच. द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO डिफाइंस एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी स्टेटसेस ऑफ एन इंडिविजुअल. देखिए, हर एक इंसान जो है, हर एक इंडिविजुअल है, उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है उसको आप एक कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते. उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं. उनको समझने के लिए भी अप्रोचेज हैं जो डिफरेंट NSSO फॉलो करता है. आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि NSSO एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो कई बार वो पूछते हैं कि NSSO किसके अंडर आती है, तो आपको बहुत सारी मिनिस्ट्रीज दे देंगे. ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि NSSO जो है इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, जो कि शॉर्ट फॉर्म में है. तो इसकी जो 3 अप्रोचेज़ हैं अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए, मेजर करने के लिए, वो है डेली स्टेटस, वीकली स्टेटस एंड यूजुअल स्टेटस. सो द डेली स्टेटस अप्रोच द अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन अंडर दिस अप्रोच इज मेजर्ड फॉर ईच डे इन अ रेफरेंस वीक. एक रेफरेंस वीक लिया जाएगा, उसमें हर रोज़ देखा जाएगा कि वो जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, क्या वो कोई गेनफुल वर्क कर पा रहा है 1 घंटे के लिए ही एक दिन में. अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि वो उस दिन के लिए बेरोज़गार है, यानी कि अनएम्प्लॉयड है. वहीं वीकली स्टेटस अप्रोच इससे थोड़ी सी बड़ी लेवल की अप्रोच हो जाती है. दिस अप्रोच हाईलाइट्स दी रिकॉर्ड ऑफ दोज पर्सन्स हु डिड नॉट हैव गेनफुल वर्क्स
और वर अनएम्प्लॉयड इवन फॉर एन आवर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। यानी कि डेली स्टेटस अप्रोच तो भले ही एक दिन में अगर आपने 1 घंटे का काम नहीं करा तो उसको समझेगी, लेकिन वीकली स्टेटस अप्रोच में अगर आपने पूरे हफ्ते में कोई भी ऐसा दिन नहीं निकाला जिसमें आपने 1 घंटे भी काम करा हो, तो फिर हम उसे वीकली स्टेटस अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। This gives the estimates of those persons who were unemployed or had no gainful work for a major time during the 365 days। यानी कि 1 साल तक अगर किसी ने कोई भी काम नहीं करा है, कोई भी मेजर वर्क नहीं करा है, गेनफुल वर्क नहीं करा है, तो उसे यूजुअल स्टेटस अप्रोच में काउंट करेंगे। ये जो अप्रोचेज हैं, इसमें से सबसे जो प्रोमिनेंट अप्रोच है वो यूजुअल स्टेटस अप्रोच है, क्योंकि जब हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ में या जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो बहुत कम है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे यूजुअल स्टेटस अप्रोच को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर डेली स्टेटस अप्रोच एज वेल एज दी वीकली स्टेटस अप्रोच। नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक फेनोमेना है, तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स और सब टाइप्स होंगे। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति से गुजर रहा है, ज़रूरी नहीं दूसरा भी वैसे ही स्थिति से गुजर रहा हो। इसको हम मेजरली 7 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। ये अग्रेरियन सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत देखने को मिलता है, जहाँ पे ज़रूरत अगर एक फार्म लैंड के ऊपर 5 लोगों की है काम करने की, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए 20 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि दिस इज अ टाइप ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल आर एम्प्लॉयड आर मोर देन दी एक्चुअल नीड। एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ट्रेस्ड इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर और दी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। तो यानी कि इतना जितना काम जितने लोगों की ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा लोग होते हैं, 5 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द वर्कर स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। Many people in India do not get job matching to their skills, or due to lack of required skills they do not get jobs, and because poor education level it becomes important to provide them related training। देखिए, ये जो ट्रेनिंग है, ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको बहुत देखने को मिलेगी उन एरियाज़ में जहाँ पे रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ में, स्पेशली उन जोन्स के अंदर जहाँ पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत देखने को मिलता है। होता यह है कि जो लोग हैं वो कॉलेज में डिग्री करते हैं, लेकिन एजुकेशन की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाने से, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना हो पाने से, होता यह है कि जो स्किल्स का जो लेवल है इंडिविजुअल का, इवन आफ्टर पासिंग द कॉलेज, इवन आफ्टर पासिंग द 10th ग्रेड और द 12th ग्रेड, और इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स, वो स्किल सेट जो है जो मार्केट की कंपनीज़ को चाहिए या जहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट लेनी है वहाँ पे जो चाहिए वो उससे मैच नहीं करता है, या फिर वो होता ही नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने अगर डिग्री एक्स करी और वो डिग्री एक्स जो है उसका फर्म ए के अंदर कोई काम ही नहीं है, या फर्म ए इज़ अनेबल टू प्रोवाइड डिग्री एक्स जॉब, तो उस केस के अंदर ही स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आती है। ऐसे टाइम पे इंडिविजुअल जो है उसे नौकरी नहीं मिल पाती है क्योंकि उसके पास वो स्किल्स ही नहीं होते हैं। इसलिए हम हमेशा बात करते हैं कि एजुकेशन का जो करिकुलम है वो हमेशा बदलता रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इन दी इंजीनियरिंग डिग्री जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे स्किल सेट का बहुत इंपॉर्टेंट नीड हो जाता है, प्रोफेशनल कोर्सेज का वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्किल्स का नीड हो जाता है। अगर आपकी स्किल्स पुरानी हैं, अप टू डेट नहीं है, तो नौकरी मिलना लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। उसके बाद तीसरा टाइप आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सीज़न के बेसिस पे, जैसे नाम ही इसका सजेस्ट करता है, दैट सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल डू नॉट हैव वर्क ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर, सच एज लेबरर्स इन इंडिया रेयरली हैव ऑक्यूपेशन थ्रू आउट द ईयर। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो पेंटर्स हैं या जो बिल्कुल ही इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं, हालांकि अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी उनको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, लेकिन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता ये है कि सीज़न वाइज ही मिलता है। जैसे आप देखेंगे दिवाली या होली का जो टाइम होता है, या जो भी कोई फेस्टिव सीज़न होता है, स्पेशली क्योंकि इंडिया इज़ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्लम्बर्स हैं या जो रिपेयरिंग का जो काम करते हैं उनको ज़्यादातर, या पेंटर्स हैं उनको ज़्यादातर जो काम है वो दिवाली या होली के आसपास ज़्यादा मिलता है, लेकिन पूरे साल में इतना नहीं मिलता। अगर इसी को हम और ग्रेव सिचुएशन में चले जाते हैं तो ऐसी कई जगह पे जैसे अगर हम अग्रेरियन सेक्टर की बात करें या फार्मर्स की बात करें, तो पर्टिकुलर कुछ ऐसी ज़मीन है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में भी, बिकॉज जोग्राफिकल टोपोग्राफी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन मैनी ऑफ द एरियाज़, बहुत डाइवर्सिटी है। तो कुछ जगह पे वो जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है वो कर पाते हैं, और कुछ समय के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाते, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसकी डिग्रीज आपको बढ़ती या घटती नज़र आ सकती हैं। जैसे कहीं पे हो सकता है कि कोई 6 मंथ्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसके बाद वो 6 मंथ्स के लिए कुछ नहीं कर रहा है। कहीं पे हो सकता है कि 6 मंथ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम मिला और अगले 6 महीने जो हैं उसमें इतना काम नहीं मिला, लेकिन मिला।
तो उसको भी हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में ही काउंट करेंगे बेस्ड ऑन दी वेरियस डिग्रीज दैट दे आर इन्वॉल्व इन टू। उसके बाद आता है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल आर डीम्ड अनएम्प्लॉयड अंडर दिस अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल आर एम्प्लॉयड बट इनफॉर्मली। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएम्प्लॉयड नहीं है, एम्प्लॉय तो हो गए लेकिन इनफॉर्मली होते हैं वो एम्प्लॉयड। उनके पास कोई प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, उनके जो रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में नहीं होती है। जहाँ पे जिस फॉर्म में वो काम करते हैं वहाँ कोई एचआर का पूरा डिपार्टमेंट नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो डिपार्टमेंट होता है वो नहीं होता है, उनको इंश्योरेंस नहीं मिलती है, और बहुत सारी जो फॉर्मल एक प्रोफेशनल मैनर में जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर सर्विसेज हो गई जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, वो नहीं मिलती है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वगैरह की जो सर्विसेज होती हैं, अगर ऐसी नहीं मिलती हैं और इंसान जो एम्प्लॉयड तो है लेकिन इनफॉर्मली, तो उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ वन ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े एमएनसीज़ हैं या जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनको भले ही फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और फॉर्मल तरीके से उनको वहाँ पे एम्प्लॉय की तरीके से रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे जो कंपनीज़ हैं, जो साइड लाइन कंपनीज़ हैं, जहाँ जो इतनी बड़ी नहीं हुई हैं, या फिर जो छोटी मोटी दुकानें हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, दो वो एम्प्लॉयड हैं लेकिन इनफॉर्मली, उन्हें कोई भी कभी भी हटा देता है, कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है। इसलिए लेबर कोर्ट्स की भी हम देखते हैं कि इसमें बहुत मेजर रोल आ जाती है फ्रॉम द जुडिशरी पर्सपेक्टिव। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट अब आगे आने वाले समय में, यानी कि 10 ईयर्स या 5 ईयर्स या 15 ईयर्स में बहुत ज़्यादा देखेंगे। द सिचुएशन व्हेन पीपल लूज देयर जॉब्स ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज। In 2016, the data of the World Bank predicted that the proportion of jobs threatened by automation in India is 69% year on year. तो आप लगा सकते हैं ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है जहाँ पे ड्यू टू एआई, ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्यू टू द न्यूअर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हर जगह पे ऑटोमेशन हो रही है। तो जहाँ पहले अगर मीट कटिंग की अगर कोई जैसे कि मान लीजिए स्लॉटर हाउसेज हैं, स्लॉटर हाउसेज में जो ट्रेडिशनल स्लॉटर हाउसेज होते थे वहाँ पे पहले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, इन कंपैरिजन आज जहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। द सेम गोज़ फॉर फार्मिंग प्रोड्यूस, द फार्मिंग बिग बिग फार्म्स जो हैं वहाँ पे भी यही होता है। इवन रेस्टोरेंट्स के अंदर भी आप देखेंगे कि जहाँ पे पहले ज़्यादा शेफ्स हायर करे जाते थे, अब वहाँ पे मशीनरी आ गई है, तो वहाँ पे अब इतने ज़्यादा लोग की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है जहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से रिप्लेस हो गए हैं ह्यूमंस विद दी मशीन्स। अब ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है अभी इतनी प्रोमिनेंट ना दिख रही हो, लेकिन वेस्टर्न नेशंस के अंदर इसके जो जोन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि ये होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Cyclical unemployment is caused due to the business cycle where the number of unemployed heads rises during recessions and declines with the growth of the economy. साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन इंडिया आर नेग्लिजिबल। तो आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा, ये असल में तब होता है जब बिजनेस साइकिल की वजह से ये कॉज होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द बिजनेस साइकिल्स एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द सीजन, की एक समय में ज़्यादा नौकरियाँ मिल रही हैं, एक समय में बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। उसके बाद लास्ट टाइप जो आता है वो आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इसको आप ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी जैसा नहीं है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर एक इंसान है, उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए जब कंपनी एक्स से कंपनी वाई में स्विच करते हैं, तो जो बीच का जो टाइम, जिस टाइम वो कुछ नहीं कर रहे हैं या वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उस टाइम को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वाला टाइम। This is a situation where people are unemployed for a short span of time while searching for a new job or switching between jobs. Frictional unemployment is also called as the search in unemployment and is the time lag between the jobs। कि अगर आपने ए जॉब से बी जॉब में स्विच करा, जैसे मिस्टर ए ने जॉब एक्स से जॉब वाई पे स्विच करा, तो वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे कुछ समय के लिए, शॉर्ट स्पैन के लिए। The frictional unemployment is considered as voluntary unemployment because the reason for unemployment is नॉट शॉर्टेज ऑफ जॉब्स बट टू गेट अ गुड जॉब या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि मेजर्स क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटरैक्ट करने के लिए। देखिए देयर आर नंबर ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन इंडिया सच एज फूड प्रोसेसिंग हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, फूड मैन्युफैक्चरर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, टेक्सटाइल, अपैरल, गारमेंट्स। तो जो ऐसी जॉब्स हैं उनके अंदर स्पेशल पैकेजेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिविजुअल डिज़ाइन होना चाहिए, प्रॉपर रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे क्रिएशन भी हो जॉब्स की और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाया जा सके कि उन्हें पता भी हो कि यहाँ पे जॉब्स आ रही हैं तो वो अप्लाई भी कर सकें। उसके बाद आता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस एंड जुडिशरी कैन क्रिएट मेनी गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए जॉब्स का क्रिएशन इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर।
अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की अगर आप कंडीशन को देखें तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये हो सकता है कि एक फेज़ आउट जो मैनर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है काफ़ी गवर्नमेंट फर्म्स का, वो धीरे धीरे हो और वो क्विकली ना हो, क्योंकि अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वो पूरी कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट हो जाएंगी। लेकिन अगर उनको धीरे धीरे फेज़ आउट करती है गवर्नमेंट, तो पब्लिक से भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी मिल सकता है गवर्नमेंट को, जिससे कि एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस और जुडिशरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इज़ नेसेसरी। देखिए, जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है वो ये बात करती है कि सेंटर जो है वो नौकरियां निकालेगा और बॉटम तक वो नौकरियां पहुंचेंगी। लेकिन अगर हम जो बॉटम तक चीज़ें हैं उन्हें बॉटम टू टॉप अप्रोच में देखा जाए कि जो हर गांव में जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसे अगर नौकरी दी जाए और वो किसी तरीके से खुद सेंटर तक पहुँचे, खुद जो अपॉर्चुनिटीज़ उन तक पहुँचे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का भी और एम्प्लॉयमेंट से भी, जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड हैं उनसे। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, it will help to mitigate the migration of the rural people to the urban areas and thus decreasing the pressure on the urban area job। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर रूरल एरियाज़ डेवलप नहीं होंगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन बेचेंगे या कुछ ना कुछ किसी हो सकता है वो कर्जे में या लोन को लें और उसके बाद वो माइग्रेट करेंगे। मिटिगेशन जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे काम नहीं कर पाती है और माइग्रेट करेंगे वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में। उससे अर्बन एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ जॉब। और आपको भी पता होगा कि इवन इफ़ इकोनॉमी इज़ इन दी बूमिंग स्टेज या ग्रोथ की स्टेज में है, तब भी एक लिमिटेशन होती है जिनकी प्राइवेट जॉब्स या प्राइवेट फर्म्स जो हैं और गवर्नमेंट फर्म्स या जो गवर्नमेंट जॉब्स जहाँ से मिलती हैं वो भी एक लेवल तक ही जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में चले जाएं, जहाँ पे अगर आपको मान लीजिए किसी गवर्नमेंट फॉर्म में या किसी ऑफिस के अंदर अगर 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो वो 6 तो हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो 5 लोग 50 लोग हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझते हुए रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। देन एंटरप्रेन्योर्स जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू इन द कंट्री एंड गवर्नमेंट नीड्स टू इनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनका ये आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो गिवन मैनी अ टाइम्स अ स्टेटमेंट कि जॉब गिवर बनना जो है दैट शुड बी द मेन क्राइटेरिया इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जॉब सीकर। तो ये जो बात है ये भी बताती है दैट गवर्नमेंट इज़ इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एट मैनी लेवल्स। Concrete measures aimed at removing the social barriers for women's entry and their continuous participation in the job market is also needed। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो विमेन पार्टिसिपेशन है, जो विमेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ये सेट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो या प्राइवेट फर्म्स हो, वो भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और विमेन जो है उनको भी नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि दो हमें लगता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन है लेकिन अभी भी वो इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं है। इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब हम जुडिशरी के जो टॉप जजेस हैं या जो टॉप CGIs रहे हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर हम देखें फॉर द पास्ट हिस्ट्री, उसमें आपको बहुत ही कम ऐसे नाम देखने को मिलेंगे हु आर लेडीज़, हु आर वुमेन। तो इससे हमें पता चलता है कि हम भले ही डेवलप्ड नेशन बन रहे हैं कि एक बहुत ही नज़दीक के कगार पे हैं, लेकिन फिर भी वुमेन पार्टिसिपेशन जो है, वुमेन वर्कफोर्स जो है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इनक्रेज नहीं की जा रही है और करी भी जा रही है तो उसका आउटकम इतना अच्छे से नहीं निकल पा रहा है। Then the second point, the second last point is that government needs to keep a strict watch on the education system। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट में कि अगर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर स्ट्रिक्ट वॉच नहीं रखी गई तो हो सकता है कि हम आउटडेटेड सब्जेक्ट मटेरियल को या आउटडेटेड मैकेनिज़्म को लेके साथ चलें और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बहुत आगे निकल जाए। ऐसे सिनेरियो के अंदर दो पढ़े लिखे लोग बहुत सारे होंगे, ऐसे लोग जो एजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं वो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनका स्किल सेट जो है दैट वोंट बी एबल टू मैच दी करंट रिक्वायरमेंट ऑफ दी फर्म्स, ऑफ दी प्राइवेट फर्म्स, ऑफ दी गवर्नमेंट फर्म्स या जो भी आज की जो भी ज़माने की नीड है। तो उस केस में भी इसको भी हमें ऐसे काउंटरैक्ट करना चाहिए कि हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आई रखें जिससे कि स्किल्ड लेबर फोर्स जनरेट हम कर पाएँ। देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्राम्स। देखिए, जो प्रेजेंट प्रोग्राम्स हैं लाइक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ये केवल प्रोग्राम्स ना बन पाएँ, इनको स्कीम्स को एक्चुअल सेंस में इम्प्लीमेंट भी करा जाए। ये केवल पेपर पे प्रोग्राम्स या स्कीम्स ना रहें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी यानी कि NEP की।
देखिए, देयर इज़ अ नीड फॉर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, दैट इज़ NEP, that would encompass a set of multidimensional interventions covering a whole range of social and economic issues affecting many policy spheres and not just the areas of labor and employment. देखिए, अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हाई है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी हाल ही के कुछ सालों में बढ़ा ही है, एंड कोविड-19 के बाद तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन नज़र आती है। हमारा जो इवन द फॉर्मर गवर्नमेंट्स हैव ऑलवेज थॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कि अगर जो लेबर है उसको अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कि ऐसे युग में, ऐसे ज़माने में, ऐसे टाइम पीरियड में, व्हेन वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हेन वी आर नॉट जस्ट कंसर्न विद द मनी पार्ट बट ऑल्सो विद द परचेजिंग पावर, विद द ह्यूमन डेवलपमेंट, विद द स्किल्स, ऐसे समय में केवल एम्प्लॉयमेंट को 100 रुपये का एक स्टाइपेंड समझना पर डे या डेली वेजेस को की तरह देखना एक बहुत ही छोटा नज़रिया हो जाएगा। और इसको हमें समझने के लिए NEP की, यानी कि एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी की ज़रूरत है। द पॉलिसी वुड बी अ क्रिटिकल टूल टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अचीव द गोल्स ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज़ एनहेंसिंग ह्यूमन कैपिटल थ्रू स्किल डेवलपमेंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। The second one is creating sufficient number of decent quality jobs for all citizens in the formal and informal sectors to absorb those who are available and willing to work. देखिए, काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि डिसेंट नहीं है, दो दे आर फॉर्मल इन नेचर, वहाँ पे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, वहाँ पे फंड्स भी मिलते हैं, वहाँ पे जो पेंशन फंड्स हैं वो भी मिलते हैं लोगों को, लेकिन वो भी डिसेंट क्वालिटी जॉब्स नहीं है। आप कई सेक्टर्स में देखेंगे वहाँ पे ओवर वर्किंग एक बहुत ही ईजी फेनोमेना देखने को मिलता है, जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर 8 to 9 आवर्स ऑफ वर्क होता है, लेकिन वहाँ पे 15 आवर्स 16 आवर्स तक जो फर्म्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर रखते हैं, उनसे काम कराते हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो डिसेंट क्वालिटी जॉब्स होनी चाहिए। प्लस स्ट्रेंथनिंग सोशल कोहेजन एंड इक्विटी इन द लेबर मार्केट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द कोहेरेंस एंड कन्वर्जेंस इन वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। देखिए, केवल स्कीम्स बनना ज़रूरी नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर ज़रूरी है। प्लस उनको चेक करते रहना कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन टाइम टू टाइम कैसे बदल सकते हैं हम, और किस तरीके से वो जो है आउटकम देगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इकनॉमी है वो स्टेबल नहीं है अगर किसी कंट्री में, तो आप एक इकोनॉमिक पॉलिसी को या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को या किसी भी पॉलिसी को उसके रिस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट नहीं रख सकते। इफ़ द सिचुएशन इज़ डायनेमिक एंड अनस्टेबल, देन योर पॉलिसी शुड ऑल्सो बी वेरी मच डायनेमिक सो दैट इट कैन हैंडल दी अनस्टेबिलिटी। वरना ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जो फोर्स लगेगी बुरे समय में इकनॉमी के, वो बियर नहीं कर पाएगी स्कीम, और वो स्कीम फिर आपकी बिल्कुल वर्थलेस हो जाएगी, उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, और उस पर जितना भी पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने, या फिर बाहर से अगर उसने पैसा लगाया वाया गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो उसका भी फिर कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। सपोर्टिंग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस बाय स्ट्रेंथनिंग देयर कैपेबिलिटीज़ टू इम्प्रूव देयर अर्निंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीलांस वर्क करते हैं, जो कि किसी जगह पे जो खुद का काम जिन्होंने नहीं स्टार्ट करा है कोई भी, या फिर यानी कि फर्म या कंपनियां जो एंटरप्रेन्योर नहीं है, लेकिन वो खुद फ्रीलांस वर्क करते हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, या जो छोटा मोटा अपना बिजनेस है उसको देखते हैं, बजाय उन लोगों के जो इनफॉर्मल या फॉर्मल सेक्टर में डेली जॉब्स करते हैं या डेली वेजेस के एम्प्लॉय हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जो फंड्स है जैसे EPFO या पेंशन फंड्स वगैरह हो गए, ऐसी स्कीम्स जो हैं, जैसे अगर आप देखेंगे अटल पेंशन स्कीम जो है, इट इज़ फॉर पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल। वो नॉर्मल पीपल के लिए भी है जो कि पेंशन फंड उसमें अपना बना सकते हैं जाके। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। Plus, the last point is that ensuring employees' basic rights and developing an education, training and skill development system aligned with the changing requirements of the labor market. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्लॉयज़ को भी उनके बेसिक राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें बस केवल अगर उन्हें सैलरी मिल रही है या फिर उन्हें कोई फंड्स मिल रहे हैं, तो उनको स्लेव की तरह वहाँ काम नहीं करना है, बट दे नीड टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ देम। यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको भी इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए। प्लस एजुकेशन ट्रेनिंग जो है उसको भी हमें चेंज करना चाहिए। देखिए, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, वो बहुत ही कम है, एंड इसलिए आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट या बॉन्ड मार्केट या कैपिटल मार्केट के अंदर लोग कम इन्वेस्ट करते हैं, और उन्हें बस बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट बना देना या फिर बैंक के अंदर पैसा सेव करना और उससे इंटरेस्ट रेट जो जनरेट होता है उससे पैसे लेना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, एज़ कम्पेयर टू दैट कि वो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो इतनी हाई नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में लोगों को शेयर मार्केट्स क्या होते हैं उनके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, केवल उन्हीं लोगों को है जो कि उस स्पेशल फील्ड में पढ़ाई करते हैं।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सिस्टम शुड बी अलाइंड विद दैट ऑफ द प्रेजेंट नीड्स एंड द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। तो आज हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इंडिया में मेजर हम क्या क्या ले सकते हैं, प्लस हमने ये भी देखा कि एक पॉलिसी जिसका नाम है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, हाउ इट कैन चेंज द गेम फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एरियाज। आप ऐसे बहुत सारी स्कीम्स भी देखेंगे जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत। थैंक यू।